हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद चिका। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2021 सोशियोलॉजी का पेपर देखेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका नेचर क्या है और कैसे हम किसी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो हम इस पेपर के थ्रू देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी हो और क्या टेक्निक्स और क्या मैथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसी कम टाइम में हम अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। और होता है कभी कभी कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, तो हम उसको अपने कॉमन सेंस के बेस पे कैसे सॉल्व करें, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मैचिंग का है। राइटर है और दूसरी साइड में उनकी बुक्स हैं, तो इनको मैच करना है हमें। तो सबसे ईजी मेथड होता है कि जिस भी राइटर की बुक्स को आपको पता हो, 100% श्योर हो, उसको आप पहले मैच कर लीजिए। उसके बाद से आप तुरंत ऑप्शन में देखिए कि वो जो आपने मैच किया है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, और बाकियों में अगर सेम है तभी आप दूसरे ऑप्शन को मैच कीजिए, और नहीं तो वो वहीं से आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो विनीत मुखीजा हैं, एक राइटर हैं जिन्होंने मुंबई के स्लम एरिया में काफ़ी काम किया था, काफ़ी रिसर्च की थी इन्होंने। तो इनकी बुक का जो नेम है वो है स्क्वैटर्स एज डेवलपर्स, स्लम रीडेवलपमेंट इन मुंबई। तो हम बी का फोर्थ मैच करें और देखें कि किस में मैच हो रहा है। तो पहले में तो मैच नहीं हो रहा, दूसरे में भी नहीं है, तो हम तीसरे में देखते हैं बी का फोर्थ, ये मैच कर गया। अब हम चौथे में देखते हैं बी का सेकंड, ये फोर्थ में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, राइट। तो ये इजी है, आपको देखने में थोड़ा टफ लग सकता है। हाँ, अगर अगर थर्ड में भी फोर्थ होता और उसके बाद फोर्थ में भी बी का ऑप्शन है जो फोर्थ होता, तब आप दूसरा मैच करके देख सकते थे। पर अगर पहले में ये हो गया तो आप इसको आगे मूव करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। ये मेरे पास अरिहंत का एक सॉल्व था, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है। मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था ये पेपर, बट मुझे वहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ से लिया है। ये अरिहंत का सॉल्व पेपर है, अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख अवधारणाओं तथा उपागमों को संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें आपको संस्कृतिकरण के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, तभी अब थोड़ा टाइम टेकन भी होता है, इनको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ईजिली हो जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख अवधारणा तथा उपागमों को संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सही है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के दो कारक है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन होता है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग एम एन श्रीनिवास ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक रूप परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया। अब इसको अगर पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सही है, जबकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बिकॉज जो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी उसमें संरचनात्मक परिवर्तन की बात नहीं है, वो पदमूलक परिवर्तन है, वो स्थिति में परिवर्तन होता है। जब हम एम एन श्रीनिवास का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे तो संस्कृति और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है, हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया हुआ है कि जातियों की परंपरागत स्थिति को उच्चतर बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए है, ना कि भारतीय संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें भी पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के उनके स्तर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस में है, उसके बाद किस में है, और उसके बाद किस में, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण है वो तमिलनाडु में है, तो हम एक ही उसे देखते हैं। तो बी ऑप्शन किस में है, तो हम देखते हैं जो सेकंड में, कि बी ऑप्शन है हमारा, ये सही हो गया। अगर ये नहीं भी पता तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक हिली स्टेट है जो जिसमें कि शहरीकरण ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएँ ऐसी हैं जो शहरीकरण को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो किस ऑप्शन में है, ए, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में है।
तो ऐसे भी ये देखिए, ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसके ऑप्शंस के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक जड़ों के बीच के संबंध को किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे स्काई स्क्वायर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। इसका ऑप्शन आप ए पहला देख लीजिए, ABCD, ई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पर कार्य नहीं किया है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पर कार्य नहीं किया है पूछ रहा है, ये नहीं कि किसने किया था। तो देखते हैं ऑप्शन। WH वाइजर जो है, इन्होंने तो किया था, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी देखते हैं कि KS भूषण है, इन्होंने भी काम किया है। सी देखते हैं कि M ओपलर ने भी काम किया, और ई है जो SC दुबे ने भी काम किया है जजमानी व्यवस्था पे। तो कौन नहीं है, डी, के गॉफ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं। यह किसने कहा था कि एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं, बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ था। ये फ्रेडरिक एंजल्स का स्टेटमेंट है। ये ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो जब भी आप कभी किसी भी समाजशास्त्री या थिंकर्स का स्टेटमेंट देखो, उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और इनकी एक बुक भी है, इसको भी देख लीजिएगा, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वापस से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है। तो ये जेम्स रूल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वह है। तो आत्मसात्वकरण नहीं होगा, प्रजातिवाद नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं। एक होते हैं निजाति केंद्रित और निजाति शास्त्र। तो आप इसको ऐसे लीजिएगा, जो निजाति शास्त्र है वो किसी विषय से संबंधित हो, जैसे समाज शास्त्र हो गया या फिर नीति शास्त्र हो गया। तो ये शास्त्र तो नहीं होगा, तो क्या होगा, निजाति केंद्रित होगा। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति को कंपैरिजन मूल्यांकन करते हैं, तो यही प्रवृत्ति होती है निजाति केंद्रित। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, निजाति केंद्रीयतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये WG समनर ने किया था 1906 में, और इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह की भी अवधारणा दी। अभी पूछ लेते हैं, इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आश्रयहीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया। तो आप कार्ल मार्क्स नहीं कीजिएगा कि सामाजिक संघर्ष यहाँ पर देख के, ये इब्न खालदून है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है, ये तो इजी है, एक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है। लेवी स्ट्रॉस टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो इसको हम देखेंगे आगे। ये आधुनिक मानव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है। तो ये माइक ओडोनल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं शायद। या किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध है। ये रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब रेडक्लिफ ब्राउन को कवर करेंगे तो उनकी थेरीज़ के बारे में और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रकलिन रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये है, इसका जो शीर्षक है वो है आवर कॉमन फ्यूचर। देखते हैं, ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। इसी के बाद से जो पर्यावरण इशू है उस पर काफ़ी चर्चा होने लगी वैश्विक स्तर पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे थोड़ा सा टफ लगा था, क्योंकि छोटा नागपुर के मुंडा और राव को एक दूसरे के निकट निवास करते हैं और जो अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषी समूह से आते हैं। तो इसको मैंने कॉमन सेंस पे सॉल्व किया था। जैसे कि जो छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति है वो झारखंड और बिहार के इलाके में निवास करती है।
तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो वॉस्टिक लैंग्वेज है। और जो ओरावं जनजाति है कि पहले साउथ में रहती थी, फिर धीरे धीरे मूव किया नॉर्थ की तरफ में। तो इसके जो साउथ में जो लैंग्वेज थी वो द्रविड़ लैंग्वेज थी। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी की जो लैंग्वेज है जैसे मंगोलिया, बोमन साकरी भाषा, निग्रोडो, नाडिक, ये तो इंडिया में इतनी मतलब ये प्राचीन भाषाएं हैं जो पहले बोली जाती थी शुरुआती दौर में। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश ने अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? तो ये श्रीपुरम, ये इजी क्वेश्चन है, ये श्रीपुरम का अध्ययन किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितने भी ये समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जिस भी गांव का अध्ययन किया उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। ये मैचिंग में सवाल खूब पूछे जाते हैं, जैसे कि श्रीनिवास ने कौन से गांव का अध्ययन किया है, ऑस्कर लेविस ने कौन से गांव का अध्ययन किया है, ये पूछते हैं। तो आप इसको एक लिस्ट बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये ए सूत्र के अनुसार प्राकृतिक अभिवृद्धि के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। और दूसरा कथन है कि सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के अंदर बनती है। तो इसका पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो इनको जब हम ए सूत्र के बारे में पढ़ेंगे तब ये हमें समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा स्किप करते हैं इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गरीबी का टॉपिक है, उससे आया है। जो आत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है, पहला स्टेटमेंट है जो कि सही है, क्योंकि सभी प्रकार की जो निर्धनता होती है उसको दूर करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम निर्धनता दूर करेंगे तभी तो सतत विकास होगा, तभी तो विकास होगा। तो एक अपरिहार्य आवश्यकता है इसको। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है। तो जो है उस पर आप टिक कर सकते हैं, या फिर जो नहीं है उस पर आप टिक कर लीजिए। जैसे तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ये है इनकी। हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, ये नहीं है। और रिलीजियस कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेशन इन इंडिया, ये है। और युगांतर द एंड ऑफ एन अप्रोच, ये भी है। तो इरावती कर्वे एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसको हम आगे कवर करेंगे। तो उनकी जो भी बुक्स हैं, जो रचना है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, अन्य संस्कृति के साथ संपर्क, तो ये तो है। फिर क्रांति, ये भी है। सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार, ये भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी है, सांस्कृतिक अनुकूलन नहीं है। आप क्रांति मत कीजिएगा, क्रांति से होता है सांस्कृतिक बदलाव। नेक्स्ट देखते हैं, संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था। तो ये किसकी अवधारणा है हैबिट्स की, ये है पेरे बॉर्डो की। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखते हैं, वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये निगमनात्मक है, आगमनात्मक क्या होता है कि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ओके, आगमनात्मक का उल्टा होता है निगमनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी होती है। तो ये सिंपल है, उत्पादन की प्रणाली है। वापस से देखिए, आप बुक्स आ गई और उनके लिखे इनको मैच करना है। तो ये तो काफ़ी है, जैसे द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी है, दुर्खेम की है। रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी एम एन श्रीनिवास की है। ऑफ द साइंस ऑफ कल्चर, ये लेस्ली वर्ल्ड की है। नेचर ऑफ कल्चर एक ओवर की है। तो ये इजी सवाल था। ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा। तो अब इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। मुझे तो इसका ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं। तो जैसे कि विश्लेषणात्मक शास्त्र, मीमांसा,
इसका अर्थ क्या होता है, विचार और उनकी व्याख्या। तो मुझे तो ये पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो इसको मैंने स्किप कर दिया था। मुझे ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पता नहीं है। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है। पहला है पूरी तरह आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, और दूसरा है कि श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य ना करें। तो दोनों सही है, तो इसका तीसरा होगा ये, और दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थिंकर है और उनकी बुक्स हैं। मैंने आपको बार बार कहा, जब हम सिलेबस डिस्कस करें तो उसमें भी कहा है कि जो थिंकर हैं, जो राइटर हैं, उनके बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं हमने कई सारे क्वेश्चंस को पहले भी देखा है, और अभी ये देखिए ये भी है। तो राधा कमल मुखर्जी की बुक है द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जी.एस. घुरे की है सोशल टेंशन, एंड बी.आर. अम्बेडकर की है बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, और एम.एन. श्रीनिवास की विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथड। देखिए हम नेक्स्ट आने अपकमिंग वीडियोस में क्या करेंगे, जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्रियों के बारे में, तब उनके एक बुक की जो है वो लिस्ट बना लेंगे, तो वहीं से हम उसको याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ये बुक्स हैं और उसके बाद से कुछ लेखक हैं उनकी, जैसे कि द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है, नील जेस मेल्सर की है, एंड जो सोशल चेंज है वो है हमारा विल्बर्ट ई मूर की है। तो इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने पहले बताया कि जो आपको 100% श्योर हो, आप उसको पहले मैच कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस देख लीजिए। अगर वो मैच नहीं करा तब आप दूसरा मैच करके देखिए। अगर आपको 2 आ रहा है तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, वो सॉल्व हो जाते हैं वो सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में पूछ रहा है ये, कि भौतिक संस्कृति पर बल देता है, ये तो सही है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति होती है ये जन संस्कृति पर बल देता है, ये भी सही है। अब समानता और राजनीतिक संघ के विश्लेषण हेतु नए उपागम में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें समानता कहाँ पे होती है, जहाँ पे उपभोग बढ़ेगा तो उसमें असमानता भी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, ये सही है। तो हमारा कौन सा सही है, ए बी डी ई, और ई भी सही है, असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ए बी डी ई। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी थी। तो ये एंथनी गडिन्स है। जब हम एंथनी गडिन्स पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इनकी अवधारणाएं क्या क्या हैं और बुक्स क्या क्या हैं। क्लास काउस्ट जोसेफ अर्थर डी गोरन्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जिन्होंने नस्लवाद पे अपना कार्य किया था। इसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है, ये मैक्स वेबर की है। ये मैक्स वेबर की कुछ बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिटी, ये काफ़ी पूछी जाती है, द सिटी। अब वापस से आप देख सकते हैं इनकी कॉन्सेप्ट है और समाजशास्त्री है, तो आप इनको देखिए काफ़ी ईजी है। सर्वहारा जो है वो कार्ल मार्क्स की है, ये पूंजीवाद की विचारधारा, ये मैक्स वेबर। आप पूंजीवाद की विचारधारा आप कार्ल मार्क्स से नहीं लगा लीजिएगा। तो ये इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसको। ऑगस्ट काउंट के निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं। तो पहला जो है हमारा वो धर्मशास्त्री चरण है, जो दूसरा है वो है तत्व मीमांसी चरण है, और तीसरा है निश्चयात्मक मीन्स प्रत्यक्षवाद चरण। तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, ए सी बी है। नारीवादी आंदोलन से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए, इन परिप्रेक्ष्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो नारीवादी आंदोलन के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो पहला हमारा चरण था वो कब शुरू हुआ था? तो उदारवादी नारीवादी चरण पहला था। दूसरा था मार्क्सवादी नारीवादी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको कॉमन सेंस पे भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे लास्ट चरण है वो कौन सा है? ऑप्शन में देख लीजिए, उत्तर आधुनिक नारीवाद। जो हमारा जो अभी ये टाइम चल रहा है ये है उत्तर आधुनिक चरण चल रहा है, आई मीन टाइम पीरियड चल रहा है। तो आप इससे भी कर सकते हैं उत्तर आधुनिक नारीवाद। अभी का जो हमारा टाइम पीरियड ये चल रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए किस में है? ये थर्ड में है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नारीवाद एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में आगे अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों के निम्नलिखित 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं। तो इनके 4 मूल प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इनका है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ABC है और D नहीं है, इनका E है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेकेंड होगा। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है डी स्कूलिंग सोसाइटी, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी इनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये रॉबर्ट मर्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनके हम प्रकारवाद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्रकारवाद को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे। इनको पूछ रहा है कि रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी 4 संस्थागत मजबूरियाँ हैं? तो पहला है सार्वभौमवाद है, दूसरा नहीं है, तीसरा है साम्यवाद है और तीसरा है अभिरुचि है, संगठित संशयवाद है। तो इनकी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी 2 गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन। ये प्रमुख रूप से, बाकी तो सभी हैं लेकिन ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति को संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया। इनको यहाँ पे फ्रेम करना है, जिनकी सभी बातों की जांच किसके आधार पर की गई है? तो है नातीजाती संरचना के बारे में। लेवी स्ट्रॉस ने नातीजाती संरचना पे काफ़ी काम किया है। हम इनको जब इनका टॉपिक कवर करेंगे तो देखेंगे डिटेल में। यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये तो जी है, मातुल्य व्यवस्था को उसको बोल रहा है, मातुल स्थानिक आवास पहला। नेक्स्ट देखते हैं, अगर खाली जमीन पर बेघर लोग लगते हैं तो उसमें क्या गलत है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये आर न्यूरवर्थ का स्टेटमेंट है। इन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी पे काफ़ी काम किया है, इसी क्रम में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो आप स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ऐसे सवाल काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले कारक हैं? तो पहला तो है, इसको यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले कारक हैं? राष्ट्रोत्तर सदस्यता का उत्थान, यही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निगमों का बढ़ता महत्व, ये भी हो सकता है। और सी तो नहीं होगा यहाँ पे, प्रथम राष्ट्र के अधिकारों में घटती राजनीतिक अभिरुचि, ये नहीं होगा। डी जो है ये होगा, सुपर नेशन संस्थाओं की बढ़ती शक्ति। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। समतापमंडल में ओजोन परत की छेड़ता उत्तरदायी है। तो ये त्वचा कैंसर होता है, जब ओजोन परत घटती है, कम होती है तो उसे त्वचा कैंसर होता है। निम्नलिखित में किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये देखिए, ये करंट का नहीं है, 2004 का पूछ रहा है। तो इसमें वांगरी माथाई हैं, इनको दिया गया था 2004 में। भारत सरकार के वर्ष 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं? तो ऐसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो हम देखते हैं, इंदौर अब भी बना हुआ सबसे स्वच्छ शहर, मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों से इंदौर ही फर्स्ट पोजीशन पे है। तो एक तो बी है और दूसरा जो है वो सूरत है। तो इसकी बी और डी है। किसने सर्वोत्तम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत की वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो ये है डी सॉसर है, फर्डिनेंड डी सॉसर। नेक्स्ट देखते हैं, उपलब्धि स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद को कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाज को दर्शाता है? ये उन्नत समाज का लक्षण है।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वापस से आ गया हमारा जो राइटर है उनके बुक्स का नेम। ये मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर और उनके बुक्स के नाम, इस पर बहुत फोकस करिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ए अग्रवाल है वो इन्होंने पर्यावरण पे कुछ लिखा है तो उससे रिलेटेड इनकी बुक है। वी शिवा इन्होंने विमेन इकोलॉजी पे लिखा है तो एंड डेवलपमेंट आप इसमें देख सकते हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। उपलब्धि स्वान ये तो वही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे थिंकर है और उनकी अवधारणा है। तो रॉबर्ट मिशेल्स की जो अवधारणा है वो लोकतंत्र का बड़ा कानून, और स्टीवन जो ये एंथनी गिडेंस की जो है वह शक्ति का निर्माता था प्रबुद्ध के रूप में। माइकल फोको ये एक प्रमुख के रूप में शक्ति, ये देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अध्ययन की वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवधारणा है, ये प्राकल्पना नहीं होगी क्योंकि प्राकल्पना तो हम पहले से बनाते हैं किसी भी सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए। तो बाकी के जो अभी तो हमने 50 क्वेश्चंस किए, बाकी के 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा, तो हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, अगर आपको इससे कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको लेके आते रहूँगी। और इसके बाद मैं आपको थिंकर्स वाले सेक्शंस पे वीडियोज़ अपलोड करूँगी ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।